स्वागत है आइकॉन स्टील प्रेजेंस बिल्ड आइकॉन इस प्लेटफॉर्म में। हम लोग एक खामगांव में और मेरे साथ है इंजीनियर चेतन अग्रवाल जी, जो पिछले 5-6 साल से बहुत अच्छा काम इस फील्ड में कर रहे हैं। रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे उन्होंने काम किया है। तो आज तक का उनका काम, उनकी जर्नी, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, इन सब के बारे में हम लोग बिल्ड आइकॉन इस प्लेटफॉर्म पे बातें करेंगे। सबसे पहले पूछना चाहूँगा, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा रहा? मतलब आपका स्कूल, आपका कॉलेज और सिविल इंजीनियरिंग इस फील्ड चूज करने के लिए आपका इंस्पिरेशन कौन था? मोटिवेशन कहाँ से मिला जैसा आपको लगा कि मैं भी सिविल इंजीनियरिंग बनूंगा? जैसे देखिए, मैं बॉर्न इन खामगांव ओके। एंड मेरा 10th स्कूलिंग भी पूरा खामगांव से हुआ है। देन मैंने डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग किया है अमरावती से, पंजाब राव देशमुख। डिग्री किया है मैंने रामदेव बाबा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर से। बट जब मैं स्कूलिंग के लिए खामगांव में था तो बैकग्राउंड एक सिविल इंजीनियर फैमिली का होने से, जैसे पापा इस फील्ड में अराउंड 35+ ईयर से है, क्या बात। तो बचपन से ही उनके साथ में साइट्स पर जाना, कंस्ट्रक्शन देखना, वर्किंग कैसा होता है, क्या होता है, ये सब चीज़ें देखना, समझना। तो एक अंदर से इंटरेस्ट आया था कि ये एक फील्ड है। ऐसा नहीं कि बस फैमिली बिजनेस है और हम इसको कंटिन्यू करें, ऐसा नहीं। बस इसमें एक इंटरेस्ट है कि कोई इंटरेस्टिंग चीज़ें है इसको, जैसा कंस्ट्रक्शन में होता है कि हम प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, ये सब चीज़ें करते हैं, इसका मैनेजमेंट। तो ये सब चीज़ें देखते देखते बचपन से उसमें एक इंटरेस्ट जगा था कि एक ये अच्छी फील्ड है, हम इसमें वर्क कर सकते हैं। और प्लस फैमिली बैकग्राउंड होने के साथ में उसको आगे ले जाना, जो पापा की आज तक की जर्नी रही है, जो उनका फेम एंड नेम जो रहा है प्रॉपर खामगांव में, उसको भी हमको प्लस आगे करना है। तो इसीलिए बस कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन हो गए। क्या बात है। लेकिन पापा का जब नाम इतना बड़ा रहता है, जी जैसे खामगांव जैसे जी एरिया में, जी। तब आपको उसका बर्डन आता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है कि डर लगता है कि कॉन्फिडेंस आता है, कैसा होता है? जैसा देखिए, अब पापा का नाम तो कैसा होता है, आज खामगांव में सूरज अग्रवाल बोलने के बाद में एक मार्क सेट हो जाता है कि जो जूनियर्स है, जैसे अब मैं जब इस फील्ड में आया 2016 में, तो जब मेरे साथ में या मेरे मतलब आगे पीछे जो आए थे लोग, तो उनके लिए वो एक स्टैंडर्ड था कि ये नाम एक क्वालिटी ही काम करता है, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड पे ही काम करता है, उससे बिलो में नो निगोशिएशन, नो वर्क क्वालिटी। और वो एक स्टैंडर्ड होने के बाद में उसका एक बहुत बड़ा बर्डन, मतलब बर्डन नहीं कह सकते, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जब मैं इस फील्ड में आया तो मुझे पता है कि मैं उस मार्क तक पहुंचने के लिए मुझे क्या क्या चीजें करना पड़ेगी। ये सब चीजें एनालाइज करना, धीरे धीरे सीखना। प्लस क्या होता है, एक आपका एक मार्क है या आपका एक प्रोसीजर या एक स्टैंडर्ड है, आप उसको इतने साल से फॉलो कर रहे हो, अब उसी के अंदर में ढल के उसको और आगे ले जाना, ये एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। क्या बात है। चलो, तो सर अब सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े कुछ सवाल के ऊपर आते हैं। जी सबसे पहले पूछना चाहूंगा, इस फील्ड में और खामगांव में आप काम कर रहे हैं, तो इसमें अनस्किल्ड लेबर का परसेंटेज बहुत ज्यादा है। हाँ सर, हमारे तो यहाँ हाँ, बहुत ज्यादा है, तो इसमें अनस्किल्ड लेबर के साथ काम करना कभी कभी खतरनाक साबित भी हो सकता है। बिल्कुल। तो आप अनस्किल्ड लेबर के साथ कैसे काम करते हो, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो? जैसे यहाँ पर अनस्किल्ड लेबर का प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा है। क्या होता है, एक अनस्किल्ड लेबर एक स्किल्ड इंजीनियर या कॉन्ट्रैक्टर के हाथ के नीचे कुछ टाइम के लिए काम करता है, वहां से आधा अधूरा नॉलेज लेके जब आगे बढ़ता है और खुद के काम लेता है, उसको टैकल करना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सर उसको आधा नॉलेज होता है। वो क्लाइंट को बातों में घुमा घुमा के बस उस क्लाइंट को उसके पास में एक ही वर्ड होता है कि सर मैं आपको सस्ते में करके दूंगा। बट सस्ते में करके देने के इसमें वो क्या होता है, मटेरियल का कैलकुलेशन नहीं होता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ये सब जो चीजें होती है स्टैंडर्ड, ये उससे अचीव नहीं हो पाती। और इसको टैकल करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। भाई जैसा कोई क्लाइंट है, वो हमारे पास अगर आया है, भाई हमसे प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहा है, तो हम उसी टाइम पे उसको एक छोटे छोटे माइन्यूट्स आइडियाज देकर, छोटे छोटे ग्रेड, छोटे छोटे स्टैंडर्ड समझाकर उसको थोड़ा एजुकेट करते हैं कि आप, ऑफ कोर्स आपको वो अनस्किल्ड लेबर मुझसे कम रेट में काम करके देगा, बट हमसे या एक प्रॉपर इंजीनियर से कराने में आपको क्या फर्क है,
हम ऐसे उसको एजुकेट करके उस चीज को टैकल करने की कोशिश करते हैं। बराबर। दूसरी बात आती है टेक्नोलॉजी की। हाँ इस फील्ड में रोज टेक्नोलॉजी चेंज होती है, जी। आपने भी देखा है। तो टेक्नोलॉजी की हेल्प आपको इस फील्ड में कैसी होती है? और आपको अभी ऐसा लगता है कि इंजीनियरिंग के बाद और कोई कोर्स मुझे करना चाहिए या आपने रिसेंटली किया है? अ, इसमें टेक्नोलॉजी बोले तो हेवीली यूज मशीनरीज, हुँ, जो हम मशीनरीज आज डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, उसमें भी उसके अपग्रेडेशन आ रहे हैं। उसके हेल्प हमें ऐसी हो रही है कि जैसे टाइम कंजम्पशन, क्वालिटी ऑफ वर्क, क्वालिटी ऑफ मटेरियल इंप्रूव हो रहा है। ये सब चीजें हमें हेल्पफुल हो रही है कॉलेज टेक्नोलॉजी से। हुँ, और कुछ कुछ चीजें ऐसी भी है कि जहाँ मशीनरीज काम नहीं कर पाती है पर लेबर काम कर पाता है, तो सॉरी तो ऐसा मैं है कंटिन्यू कि हाँ, ठीक है, तो ऐसा पूछना चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजी की हेल्प कैसी होती है? ये होगी हाँ मशीन की, हाँ अब बारी आती है सॉफ्टवेयर्स की। ओके। तो सॉफ्टवेयर कौन-सी यूज़ करते हैं, उसकी कैसे हेल्प होती है? सॉफ्टवेयर तो मैं पर्सनली यूज नहीं यूज़ नहीं करता, करता, हाँ लेकिन मतलब किसी कंसल्टेंसी वगैरह हाँ आप करके कंसल्टेंसी ले। कैसे मतलब हाँ। ओके, तो वैसा कुछ करके लेते हैं या आपको ऐसा लगता है कि मुझे अब कोई सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए, ऐसा कोई लगता है आपको कि मुझे अब कुछ? सॉफ्टवेयर तो ऑफ कोर्स सीखना तो है, काफी चीजें है हुँ, सीखने जैसी। तो कैसा ये टेक्नोलॉजी डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, इसमें बराबर। सीखने जैसी चीजें बहुत है। बट सॉफ्टवेयर में कहना चाहूंगा, सॉफ्टवेयर जैसे हमारे इंटीरियर्स के लिए या डिजाइनिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं, वो सीखना जरूर चाहूंगा, ओके, कि खुद इम्प्रूव करके आगे भी उसमें इम्प्रूवमेंट लाकर तो एक बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क देना चाहूँ। बराबर। अब आप रेसिडेंशियल में काम बहुत कर रहे हैं इसलिए जी और एक जी सवाल आता है। हर बार वो एक क्लाइंट एक आपको डायलॉग सुनाता है कि मेरा बजट थोड़ा कम है हाँ। या इतने ही बजट में थोड़ा-सा एडजस्ट हम्म। करके दो। तो उस वक़्त बजट और क्वालिटी ये दोनों को आप कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करते हो? कैसे मैनेज करते हो? बजट या क्वालिटी के लिए कैसा है सर, हमने इसको एक बाइफरगेट किया है दो स्टैंडर्ड्स में। हुँ, एक लग्जरी में या थोड़ा समझ लीजिए प्रीमियम में, और हुँ, एक स्टैंडर्ड में, हुँ, एक स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ वर्क में। तो इसमें कैसा, हम दो टाइप ऑफ कैटेगरी डिवाइड करते हैं ओके, कि भाई आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है। आप रेसिडेंशियल अगर है तो रेसिडेंशियल में एरिया डिपेंड करता है, उसके बाद में उसके अंदर में आइटम्स उसको क्या क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है, 2 BHK 3 BHK। और फिर उसमें भी और बारीकी में जाते हुए मटेरियल्स में हम उन्हें एक्सप्लेन करते हैं कि भाई आपको किस मटेरियल, क्या लेवल ऑफ साइज ऑफ टाइल्स, क्या ब्रांड ऑफ कंस्ट्रक्शन, ब्रांड ऑफ मटेरियल आपको चाहिए। इस वजह से फिर हम उसको डिवाइड कर पाते हैं एक प्रीमियम और एक स्टैंडर्ड ऑफ वर्क में। और फिर वो हिसाब से हम उन्हें रेट देते हैं कि भाई आपको अगर प्रीमियम करना है तो वो रेट्स में जाएगा, बराबर। उसमें ये ब्रांड्स इंक्लूड रहेंगे। और आपको स्टैंडर्ड में जाना है तो आपको ये ब्रांड इंक्लूड रहेंगे, उसमें ये स्टाइल ऑफ क्वालिटी और कंस्ट्रक्शन की रहेगा। आ सकती है बराबर। अब एक सवाल आता है, आप खामगाँव से हैं, जी। यंग हैं और इंजीनियर हैं। ये जी। तीनों को देखते हुए एक सवाल पूछना चाहूँगा, वो है खामगाँव के या बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट के ओके। ओवरऑल डेवलपमेंट के विज़न के बारे में। आपको क्या लगता है आने वाले 10-15 साल में किस पॉइंट के ऊपर, किस फैक्टर्स के ऊपर अपने को काम करना चाहिए, अगर बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट को अपने को आगे लेके जाना है तो, बतौर इंजीनियर के तौर पर? बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट या पर्टिकुलर मैं खामगांव की बात करूँ, तो जैसे खामगांव को अगर हमें आगे ले जाना है तो खामगांव में मैं कई सालों से एक प्रॉब्लम नोटिस कर रहा हूँ, और मैंने डिस्कस भी किया है अपने कलीग्स के साथ में, कि यहाँ पे कमर्शियल जो जोन्स है हुँ, वो काफी रिस्ट्रिक्टेड है, और ऐसी जगहों पर है जहाँ अनअप्रोचेबल है। मतलब अगर कल चल के हमें एक कमर्शियल लैंड या कमर्शियल जोन डेवलप करना है, तो एक प्रॉपर एरिया या प्रॉपर अप्रोच एरिया या प्रॉपर एक जोन नहीं है उसके लिए। तो मैं चाहूंगा कि हम थोड़ा सा इसमें पॉलिटिकल हेल्प, थोड़े नगर परिषद इनके मेंबर्स की हेल्प लेके उसको प्रॉपर चॉकआउट करके एक कमर्शियल जोन डेवलप करें। क्रिएट कर क्योंकि सकते क्या होता है, बड़े बड़े सिटीज में हम देखते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में एक कमर्शियल जोन बन जाता है, हैं। हुँ, बट वो उसके आगे एक्सपांड नहीं कर पाता, और वहां हमें अप्रोचेबल नहीं होता है। ट्रैफिक जैम या कंजस्टेड ट्रक वगैरह जाने की तकलीफ, ये सब चीजें होती है। तो खामगांव को डेवलप करने के लिए मेरा एक पॉइंट है कि एक कमर्शियल प्रॉपर जोन जो अप्रोचेबल रहे, वो वो करना करना चाहूँ। चाहिए। लेकिन इसमें फिर गवर्नमेंट कैसा हेल्प कर सकता है आपके इस विज़न को पूरा करने में? जैसे देखिए कि गवर्नमेंट इसमें हेल्प कर सकती है कि जो गवर्नमेंट प्लान बनाते हैं, आपके जो सिटी प्लान्स होते हैं, उसमें प्रॉपर आपके जोन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि ये कमर्शियल लैंड है, ये रिजर्व लैंड है, ये गवर्नमेंट लैंड है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। तो उसमें से एक प्रॉपर जोन सिलेक्ट करके
उसको अप्रोचेबल बनाया जाए, हम्म। उसको डेवलप किया जाए कि इतना एरिया आपका इस चीज के लिए रिस्ट्रिक्टेड है, ये एरिया आपका इस चीज के लिए रिस्ट्रिक्टेड है। एक्चुअली ये प्लान्स होते हैं गवर्नमेंट में, बट वो एग्जीक्यूशन थोड़ा सा जो इम्प्लीमेंटेशन होता है गवर्नमेंट के थ्रू, क्योंकि बहुत सारी चीजें उनके नियम कानून होते हैं तो उससे स्लो हो जाता है। तो उसको हेल्प करके थोड़ा बूस्ट अप करके खामगांव का डेवलपमेंट बढ़ाया जाए। अच्छा। और अब बारी आती है कि आपके जो जूनियर सब इस फील्ड में आ रहे जी, हैं, आप जी। उनको एक दोस्त के नाते क्या सलाह देंगे इस फील्ड में आने से पहले? इस फील्ड में आने से पहले मैं एक सलाह देना चाहूँगा, जैसे देखिए फील्ड बहुत बढ़िया है, हम्म, काम इसमें सिर्फ एक ही चीज़ मायने करती है हम सिविल इंजीनियर्स के लिए, कि मेहनत बहुत ज़रूरी है। बट आज कैसा हो जा रहा है हमारे इसमें यूथ में, एक पैसे कमाने की होड़ लग जाती है। तो उसमें क्या होता है कि हम आपस में ही कॉम्पिटिशन करने लग जाते हैं, कि आप अगर इतने पर्टिकुलर अमाउंट में काम कर रहे हो तो एक सेकंड आता है कि मैं आपसे कम में काम करूंगा। तो मैं कहना चाहूंगा कि ये कंपटीशन में ना जाते हुए आप क्वालिटी ऑफ वर्क में जाइए। हम्म, क्वालिटी ऑफ वर्क में आप जब जाओगे, आपके जब दोनों के रेट सेम रहेंगे तो कस्टमर को डिपेंड हो जाएगा कि आपको किसे चूज करना है, किसमें क्या डिफरेंशिएट है, आप वो चीज डिफरेंशिएट कीजिए। बस सिर्फ मुझे काम मिल जाए इसलिए एक लो रेट में काम मत कीजिए जिसमें आपको भी तकलीफ हो और बाद में क्लाइंट को भी तकलीफ हो। ये ना करते हुए क्वालिटी में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ओके। अब बारी आती है कंस्ट्रक्शन में स्टील सिलेक्ट करने की। जी। जब आप स्टील सिलेक्ट करते हो तो क्या पैरामीटर्स आप देखते हो स्टील में, और तब डिसाइड करते हो कि ये स्टील अच्छा है और ये यूज करना चाहिए? स्टील में सिलेक्ट करने के टाइम पे जैसे देखते हैं हम, हमारे जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर से जो ड्राइंग्स आती है उसमें डिपेंड करता है आपका डायमीटर, साइजेस वगैरह और क्या है। तो अब उसमें जब हम स्टील प्रॉपर ब्रांड सेलेक्ट करने जाते हैं तो डेंसिटी, डक्टिलिटी कितनी है उस स्टील की, ग्रेड ऑफ स्टील क्या है। जैसे आजकल काफ़ी अलग ग्रेड्स आ रहे हैं जो टीएमटी में वेरिएशन, सॉरी टीएमटी में जो इनोवेशंस हो रहे हैं उसके बाद में जो ग्रेड आ रहे हैं 500, 550, एफ ई डी, जो एक अलग अलग वेरिएशंस आ रहे हैं। तो ये सब छोटे छोटे पैरामीटर्स चेक करके हम ब्रांड सेलेक्ट करते हैं, जो काफ़ी हेल्पफुल होता है हमें वो एक स्ट्रेंथ और वो एक स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। ओके। और आपने इससे पहले कभी आइकॉन स्टील यूज किया है कोई प्रोजेक्ट में? तो अ, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उनके प्रोडक्ट के बारे में, उनके सर्विस के बारे में? जैसा मैं आइकॉन स्टील का रेगुलरली यूज़ करता हूँ, हम्म, तो मैंने काफ़ी अपने प्रोजेक्ट्स पे यूज़ भी किया है। मुझे अभी तक प्रॉब्लम तो ऐसी कोई राइज नहीं हुई है क्योंकि मटेरियल काफ़ी अच्छा है, डक्टिलिटी और जो स्ट्रेंथ है उसमें बहुत बढ़िया है आइकॉन स्टील। और यहाँ की जो टीम है, टीम के साथ में भी बहुत बढ़िया सर्वे, मतलब उनका रिस्पॉन्ड होता है। आप उन्हें कभी भी फ़ोन करो, कोई प्रॉब्लम आपको साइट पे राइज हो रही है तो ऑफ कोर्स वो आके हेल्प करते हैं। काफ़ी हेल्पफुल टीम है क्या और बात है। मटेरियल तो मैं यूज़ करता हूँ तो नो डाउट बढ़िया ही है। वाह। ये थे इंजीनियर चेतन अग्रवाल जी, और उन्होंने बहुत अच्छे से अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया, प्लस जो जूनियर्स आ रहे हैं उनके लिए बताया कि कंपटीशन अपने काम में करो, ना कि अपने रेट में, कॉस्ट में करो। बिल्कुल, तो बिल्कुल। कॉस्ट से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन में के ऊपर ध्यान दीजिएगा, और वो हेल्दी कंपटीशन रहे तो काम करने में भी मज़ा मज़ा आता आता है। है। जी। तो आपके आने वाले फ्यूचर में ऐसे आइकॉनिक प्रोजेक्ट आपके हाथों से बने, यही मेरे तरफ से और आइकॉन स्टील की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।